अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? क्लास 10th। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 10th, हाउ आर यू? बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट from page number 63, agricultural potential of Pakistan along with problems and measures for maximization of yield। लेकिन इससे पहले हम जो लास्ट टॉपिक अपनी लास्ट क्लास में कर रहे थे वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या है। तो हमने पढ़ा कि ये हमें सोर्स ऑफ फूड का जो है वो रोल प्ले करता है, हमें खाना प्रोवाइड करता है। फिर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम है, हमारे मुल्क की जो इनकम है, मनी है, जो हमारे मुल्क को चलाने के लिए पैसा आता है, वो कहाँ से आता है, उसका ये सोर्स है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे हम चीजें बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ये हमारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है, ये हमारे लोगों को जो जॉब्स हैं वो उनके मौके फराहम करता है। फिर हमसे हमारा मिस हो गया था सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर, जिससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कमाते हैं। हम फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं मुल्क के अंदर। जब हमारी फसलें, जब हमारी क्रॉप्स जो हैं वो तैयार होती हैं, अनाज की और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जब हमारी तैयार होती हैं, तो हम उनको, बहुत सारी क्रॉप्स को मुल्क में इस्तेमाल करने के बाद जो बच जाती हैं उनको हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। एंड थ्रू द एक्सपोर्ट हम बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो कमा लेते हैं, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जब हम अपनी चीज को किसी दूसरे मुल्क को भेजते हैं तो हम उनसे उनकी करेंसी में, या फिर जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड होती है, जिस तरह डॉलर्स हो गए या यूरोज हो गए, उसमें हम उनके साथ डील करते हैं। तो उससे दूसरे मुल्क का पैसा जो है वो हमारे मुल्क में आता है, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं। उसके बाद ये सोर्स है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारे जो फाइनेंशियल रेवेन्यू इश्यूज हैं उनकी जो डेवलपमेंट है, उस वो जो तरक्की करते हैं उनका ये सब बहुत बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर। और हमारे मुल्क का तकरीबन 24% जो नेशनल प्रोडक्शन है उसका 24% जो है वो एग्रीकल्चरल से आता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज और ट्रेड जो है वो भी इसकी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी। तो हमारे मुल्क की जो नेशनल इकोनॉमी है उसको प्रमोट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा main topic which we are going to cover today is agricultural potential of Pakistan along with problems and measures for yield maximization। यानी पाकिस्तान की जो ज़राई पैदावारी सलाहियत है, पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान है जो एग्रीकल्चरल, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स की मेजर्स क्या हैं, जो हम मेजर्स लें जिससे हमारी जो पैदावार है उसमें इजाफा हो, जिससे हमारी जो यील्ड की मैक्सिमाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ज़राई मुल्क है, एंड इज फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ज़ाहिर है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान इज फेमस फॉर इट्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और जो रिसोर्सेज है एग्रीकल्चरल लैंड के ऑल ओवर पाकिस्तान वो वेरी करते हैं। पाकिस्तान के हर इलाके में जो एग्रीकल्चरल
लैंड है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो एक जैसे नहीं है, इट वेरीज। कुछ एरिया, सम एरियाज हैव गुड फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, अच्छी जरखेज जमीन है, एक्सीलेंट प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके बहुत अच्छे हैं, गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अच्छा मौसम है और एक्सीलेंट वाटर सप्लाई है। नेक्स्ट पेज, अंडर द लैंड सर्फेसेस, जो हमारे पानी के मौजूदा वसाइल हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो जहाँ जो है विच आर नॉट provided with these favorable conditions, वहाँ ये favorable conditions नहीं है। Some areas irrigate land through canals and tube wells while others depend upon rainfall। कुछ इलाके जो हैं वो उनको तो हम नहरों के जरिए पानी प्रोवाइड करते हैं, ट्यूबवेल्स के जरिए पानी प्रोवाइड करते हैं, एंड देयर आर फ्यू एरियाज विच आर डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ड्यू टू दीज फैक्टर्स देयर इज अ डिफरेंस इन द पर यील्ड एक्कर ऑफ डिफरेंट एरियाज, and this is the basic reason कि all the lands, all the climatic conditions, all the other facilities are not same for whole of Pakistan। that is the basic reason कि हमारे पास जो फसलें हैं उनकी जो पर एकड़ यील्ड है, जो फी एकड़ पैदावार है, उसकी जो रेशो है उसमें हर जगह पर डिफरेंस है, डिफरेंट रेशो से हर जगह की यील्ड आती है। और डिस्पाइट नेचुरल एग्रीकल्चरल कैपेसिटी द पर एकड़ यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप्स इन पाकिस्तान इज लो। और जो हमारी एग्रीकल्चरल नेचुरल कैपेबिलिटी है उसके बावजूद पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो हैं उनकी जो पर एकड़ यील्ड है उस वो कम है, उसकी फी एकड़ पैदावार कम है। और what is the reason behind this low yield? इस लो यील्ड, इस लो पैदावार का रीजन क्या है? तो देयर आर सर्टन रीजंस जो हम अब पढ़ेंगे कि रीजंस क्या है फॉर लो पर एकड़ एवरेज यील्ड। तो इसका पहला रीजन जो है लो यील्ड का वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी ड्यू टू बैकवर्डनेस। और पाकिस्तान ने आज तक जो सक्सेस हासिल नहीं की एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल करने के लिए, वो क्या है? वो बैकवर्डनेस है। आज तक पाकिस्तान इज नॉट सक्सेसफुल कि वो खुद कफील हो जाए एग्रीकल्चरल फील्ड में। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बैकवर्ड है, वो मॉडर्न नहीं है, वो पसमानदा है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो फार्मिंग है इज कैरिड आउट थ्रू मॉडर्न मशीनरी। मॉडर्न मशीनरी में डेवलप्ड कंट्रीज मॉडर्न मशीनरी से काम करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसमें फार्मिंग जो है इज डन थ्रू ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। पुराने तरीकों से फार्मिंग की जाती है, एंड दिस doesn't let the per acre yield increase। और इसकी वजह से जो हमारी फी एकड़ पैदावार है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। दूसरा रीजन क्या है हमारी लो यील्ड का? इन पाकिस्तान there is a vast system of irrigation but the rivers cannot supply water to all agricultural lands which create problems। हमारे पास बहुत बड़ा इरिगेशनल सिस्टम है जिसके थ्रू वी प्रोवाइड water to all our crops, but rivers are not sufficient in Pakistan to supply the water to all the agricultural lands, so which creates many problems। ठीक है जी, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि हमारे पास दरिया इतने काफी नहीं है कि वो तमाम जमीनों को पानी प्रोवाइड कर सकें। सो यही रीजन है कि हमारे पास जो पर यील्ड एकड़ है वो भी इतनी हाई नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है नेचुरल डिजास्टर्स, जो हमारी कुदरती आफात हैं, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स, जलजिले वगैरह। और
जो हमारी सेम और थोड़ का मसला है, जो वाटर लॉगिंग इशू है और या सिलेनिटी का इशू है, उसकी वजह से भी हमारी फसलें जो हैं वो पर एकड़ शील्ड जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करती। वाटर लॉगिंग क्या होती है? वाटर लॉगिंग जो है वो अकर करती है व्हेन देयर इज टू मच वाटर इन अ प्लांट्स रूट। जब बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है प्लांट्स के रूट्स में तो वो वाटर लॉगिंग होती है। और सिलेनिटी जो होती है वो होती है कि ये एक बेसिकली सॉल्ट कंटेंट है जो पानी मिट्टी में आ जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट जो है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी। कि पानी की वजह से जमीन जो होती है, जब पानी खुश्क हो जाता है तो थोर हो जाती है, वो नमक वाइट वाइट जो है वो सारा जमीन के ऊपर आ जाता है। तो वाटर लॉगिंग की वजह से और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, सैलाब और जलजिले वगैरह, इसकी वजह से, उसके अलावा लो क्वालिटी सीड्स हैं और हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो भी लो क्वालिटी के हैं। फिर इलिटरेसी अमंग फार्मर्स, जो हमारे किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और नॉट कल्टीवेटिंग कल्टीवेबल लैंड, और जो हमारा वो एरिया जो कल्टीवेट हो सकता है जिसमें हम फसलें उगा सकते हैं, वो भी हम पूरी तरह से कल्टीवेट नहीं कर पाते और डिफिकल्टी होती है हमें ऑब्टेन करने में एग्रीकल्चरल लोन्स। हम लोन्स जो है वो हासिल नहीं कर पाते, हम प्रॉपर लोन्स को हासिल नहीं कर पाते। और उसके अलावा जो है डिजीजेस जो हैं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं फसलों पर, वो भी फसलों को आ घेरती हैं, इफ्लिक्ट करती हैं क्रॉप्स को। और ये सब बातें जो हैं, चीजें जो हैं, ये हमारी पर एकड़ यील्ड को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद है डिफरेंट स्टेप्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने लिए हैं गवर्नमेंट ने, कि हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो बढ़ सके। टू डेवलप द एग्रीकल्चरल सेक्टर इट इज रिक्वायर्ड दैट डिफरेंट एग्रीकल्चरल टूल्स एंड मॉडर्न मशीनरी शुड बी यूज्ड फॉर फार्मिंग ऑन साइंटिफिक बेसिस। तो सबसे पहले वी शुड यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स एंड मॉडर्न मशीनरीज जो के फार्मर्स जो हैं शुड यूज ऑन साइंटिफिक बेसिस। हमें पुराने तरीकों की बजाय साइंटिफिक बेसिस पे मॉडर्न मशीनरी यूज करनी है फार्मर्स को। दिस विल इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड कंट्री विल प्रॉस्पर। और इससे हमारे मुल्क की आमदनी बेहतर होगी और मुल्क तरक्की करेगा। फिर सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिक्वायर्स द यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड एक्सीलेंट फर्टिलाइजर्स along with human efforts। और इसके साथ हमें बेहतरी लाने के लिए अपनी फसलों में फी एकड़ पैदावार के लिए हमें जरूरत है कि अच्छे क्वालिटी के सीड्स भी लेकर आए, कीड़े मार दवाएं लेकर आए, और हम स्टैंडर्डाइज्ड जो एक्सीलेंट फर्टिलाइजर्स हैं, खाद हैं, उनका इस्तेमाल करें। और इंसान तो अपनी मेहनत कर ही रहा है, उसके अलावा हमें अच्छे क्वालिटी सीड्स, कीड़े मार दवाएं और अच्छे फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। उसके अलावा जो हमारी पर एकड़ यील्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है थ्रू इम्प्रूवमेंट इन द कैनाल सिस्टम। हमारे नहरी निज़ाम को बेहतर बनाकर हम अच्छी फसलें हासिल कर सकते हैं। और हम आर्टिफिशियल और मॉडर्न मेथड जो है इरिगेशन के, जो आपाशी के पानी प्रोवाइड करने के फसलों को, उनके मॉडर्न और जो आर्टिफिशियल मसनूई तरीके हैं उनको भी हम बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा जो रिसर्च है एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम रिसर्च करेंगे चीज़ों के ऊपर तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा? ये दिस इज द एंड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमने पढ़ना है
वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड एग्जिस्टिंग इरिगेशनल सिस्टम। पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो हमने पढ़ने हैं, और हम किस तरह पानी जो है वो फसलों तक पहुंचाते हैं, हम किस तरह फसलों को इरिगेट करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। सो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, हमारे जराए आपाशी क्या हैं, फसलों को पानी पहुंचाने के हमारे तरीके कौन कौन से हैं। पाकिस्तान जो है is located in that region of monsoon climate where there is less rainfall. In Pakistan, agricultural development depends upon resources of irrigation. तो पाकिस्तान जो है वो हमारा मॉनसून के उस रीजन में बिलोंग करता है, मॉनसूनिक रिलीजन में बिलोंग करता है, जहां पर बारिशें जो हैं बहुत कम होती हैं, स्कार्स है रेनफॉल, और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल कैपेसिटी है वो डिपेंडेंट है अपॉन दी सिस्टम ऑफ इरिगेशन, कि किस तरह हम अपनी फसलों को पानी पहुंचाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं इरिगेशन के, आपाशी के, वो रिवर्स हैं, दरिया जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फसलों को पानी पहुंचाने में। और जो अदर सोर्सेज हैं, दूसरे सोर्सेज हैं, उसमें ट्यूबवेल्स हैं, कारेज हैं, वेल्स हैं और स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, तो जराए आपाशी में सबसे अहम जरिया रिवर्स हैं जिनसे नहरें निकलती हैं, और उसके अलावा ट्यूबवेल, कारेज, कुएं और चश्मे जो हैं उनके थ्रू भी हम अपनी फसलों को पानी प्रोवाइड करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारा जो नहरी सिस्टम है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है फॉर द इरिगेशन। तो पाकिस्तान में 80% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड जो है इज डिपेंडेंट अपॉन कैनाल वाटर। नहरों का जो पानी है उसके ऊपर पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 80% जो है वो डिपेंडेंट है, और ज्यादातर पाकिस्तानी कैनाल्स जो हैं दे आर फाउंड इन पंजाब में है। और दिस कैनाल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बिग एंड स्मॉल डैम्स, बैराजेस एंड लिंक कैनाल्स। और ये हमारा जो एग्रीकल्चरल जो कैनाल सिस्टम है ये किन चीजों से मिलके बना है, इसमें हमारे छोटे बड़े डैम्स हैं, बैराजेस हैं और लिंक कैनाल्स हैं। डैम क्या होता है? डैम जो है इज अ लार्ज वॉल और बैरियर दैट blocks or stops the flow of water forming a reservoir or a lake। ये एक बहुत बड़ी दीवार होती है या बैरियर होता है जिससे हम पानी को रोकते हैं और ब्लॉक करते हैं उसके फ्लो को, और हम रेजरवॉयर बनाते हैं या एक लेक की शक्ल बना लेते हैं। और यानी कि डैम जो है इज बिल्ट फॉर स्टोरिंग वाटर। हम पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाते हैं, और बैरेजेस जो हैं ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टू होल्ड बैक वाटर, पानी को पीछे रोका जाए और रेज इट्स लेवल, उसके लेवल को बढ़ाया जाए, और फॉर्मिंग अ रेजरवायर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये पानी का जो जखीरा होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बिजली को प्रोड्यूस कर सकें। तो हमारा जो बैराजेस है वो बिल्ड किए जाते हैं फॉर डाइवर्टिंग वाटर, पानी की जो रुख है उसको डाइवर्ट करने के लिए, उनको मोड़ने के लिए हम बैराजेस को बनाते हैं। ठीक हो गया, अब आपको डिफरेंस पता लग गया। डैम जो होता है इज बिल्ट फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं डैम, और बैराजेस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं पानी के रुख को मोड़ने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, और लिंक कैनाल्स कौन सी होती हैं? ये वो मेन कैरियर्स होते हैं वाटर के, जो पानी को लेकर जाते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स एंड फ्रॉम द रिवर्स टू द कैनाल्स, और ये पानी को रिवर्स तक लेकर जाते हैं, और रिवर्स जो है इन इट्स कैनाल्स, और रिवर्स से उन लिंक कैनाल्स में पानी जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक हो गया बेटा? चल अच्छा जी, अब हम पानी का जो हमारा जो कैनाल सिस्टम है, अब हमने पढ़ा कि वो किन चीजों पर मुश्तमिल है, क्या क्या चीजें मिलके हमारे कैनाल सिस्टम को बनाती हैं। उनमें डैम्स हैं, छोटे बड़े डैम्स, बैरेजेस,
जो कि पानी को डाइवर्ट करते हैं, और डैम्स जो पानी को स्टोर करते हैं, और हमारी लिंक कैनाल्स जो हैं जो मेनली पानी को कैरी करती हैं फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स से लेती हैं और फ्रॉम द रिवर्स से लेकर कैनाल्स में डालती हैं। और ज्यादातर ये कैनाल्स जो हैं ये पेरेनियल कैनाल्स होती हैं। और पेरेनियल कैनाल्स कौन सी होती हैं? जो तमाम साल फ्लो करती हैं, पूरा साल बहती रहती हैं, उनमें पानी पूरा साल रहता है, चाहे बारिशों का सीजन है चाहे ड्राई स्पेल है, पानी उनमें थ्रू आउट द ईयर रहता है। और अदर कैनाल्स जो दूसरी कैनाल्स होती हैं, अपार्ट फ्रॉम पेरेनियल कैनाल्स, देयर आर अदर कैनाल्स आल्सो जो फ्लो करती हैं इन अ स्पेसिफिक सीजन। उन्हें हम सीजनल कैनाल्स बोलते हैं, जिनमें पानी फ्लो करता है सिर्फ मॉनसून सीजन में। जब बारिशों का सीजन होता है तो ये कैनाल्स जो हैं ये बहने लगती हैं, इन्हें मॉनसून सीजन में ये भर जाती हैं, इन्हें सीजनल कैनाल्स बोलते हैं। और जब स्नो मेल्ट करती है ऑन माउंटेनियस, जो वाटर होता है वो इंक्रीज कर जाता है रिवर्स में। और पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जब बर्फ पिघलती है तो दरियाओं में पानी इंक्रीज कर जाता है। और जब पानी दरियाओं में रेस करता है तो ये पानी जो है फिर वहां से नहरों में डाल देते हैं, नहरों में छोड़ देते हैं ताकि नहरें भर जाए। ठीक है, तो ये सीजनल कैनाल्स होती है। समझ आ गए? तो अब हमने दो तरह की कैनाल्स पढ़ ली। एक हमारी पेरेनियल कैनाल्स हैं जो सारा साल बहती हैं, जिन्हें हम दुआमी नहरें भी बोलते हैं। और एक हमारी नॉन पेरेनियल कैनाल्स हैं जिन्हें हम गैर दुआमी नहरें कहते हैं, जो सिर्फ मॉनसून सीजन्स में भरती हैं। ठीक है, और जो हमारा रिवर रावी है और चनाब है, झेलुम और सतलज और दरियाए सिंध है, इससे इम्पोर्टेंट कैनाल्स जो हैं वो डाइवर्ट होती हैं, वो निकलती हैं, और विच इरिगेट डिफरेंट एरियाज, जो कि डिफरेंट हमारे एरियाज को पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने पहला सोर्स ऑफ इरिगेशन पढ़ लिया, कैनाल्स, जिन्हें नहरें बोलते हैं। अब हमारा बारिश, हमारी रेन जो है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू आवर क्रॉप्स। हमारी फसलों को पानी पहुंचाने का एक बहुत अहम जरिया जो है वो हमारे बारिश है, वो रेनफॉल है। और बारिश जो है वो पानी को जो है वो प्रोवाइड करने का बहुत नेचुरल और बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है, कुदरती जरिया है। ये बारिश इंसान नहीं बरसाता, बल्कि बारिश जो है वो कुदरती तौर पर कुदरत हमें प्रोवाइड करती है, नेचर प्रोवाइड करती है। और जो पाकिस्तान है उसमें मॉनसून रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, उससे हमें पानी जो है उसकी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। और वाटर जो है इस बारिश से वो माउंटेन्स जो है उस पर पड़ता है। और जो ये बारिश का जो पानी है ये पहाड़ों पर और ग्लेशियर्स का पानी पिघल कर जो है वो हमारे जो रिवलेट्स हैं, जो नदी नाले हैं, उनके जरिए दरियाओं में इकट्ठा होता है। और सारा साल जो है थ्रू आउट द ईयर जो है वो हमारे रिवर्स जो है वो फ्लो करते रहते हैं। और जो हमारे बैरन एरियाज हैं, जो वो इलाके हैं जो बंजर हैं, जहाँ पर कोई फर्टिलिटी नहीं है, जहाँ जो बैरन लैंड्स कहलाते हैं, और उनकी प्रोडक्शन जो होती है उन बैरन लैंड्स की, और उन वहाँ पर की जो पैदावार है उनकी जो प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट होती है बारिश के ऊपर। देन कैनाल इरिगेटेड एरिया, जाहिर है वो एरियाज जिनको हम कैनाल्स के, नहरों के थ्रू पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो और बात होती है, जब दिल किया पानी दे दिया। लेकिन वो एरियाज जहाँ पर कैनाल वाटर प्रोवाइड नहीं हो सकता, वहां पर सिर्फ हमारा जो नहरी पानी है वही वहां तक पहुंच सकता है। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद जो तरबेला और मंगला है वो हमारे आर इम्पोर्टेंट इरिगेशनल डैम्स हैं। मंगला और तरबेला जो हैं दे आर द इम्पोर्टेंट इरिगेशनल डैम्स इन विच नॉट ओनली लैक्स ऑफ एकर्स फीट वाटर जो है वो कलेक्ट होता है। इसमें ना सिर्फ
लाखों फीट एकड़ पानी जमा किया जा सकता है, बल्कि हम इसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हम सस्ती पन बिजली भी इसके थ्रू, पानी से बिजली भी इसके थ्रू बनाते हैं, जो कि कंपैरेटिवली सस्ती होती है। और पानी के बिसाइड दीज टू रिजर्व्स, इन दो रिजर्व्स जो कि मंगला और तरबेला है हमारे, इसके अलावा 5 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो चश्मा बिराज जो है उसमें भी स्टोर किया जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको बेटा? अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती, इफ समथिंग इज नॉट कंसीव्ड बाय यू, तो यू कैन आस्क थ्रू अ टेक्स्ट। आप टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू स्टार्ट लर्निंग ऑफ दीज थिंग्स। अब हमारा तीसरा जो बड़ा सिस्टम है इरिगेशनल, वो ट्यूबवेल्स हैं। और जो पानी की कमी है उसको हम इस ट्यूबवेल से भी पूरा करते हैं। टू कंपनसेट फॉर द स्कार्सिटी ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स, ट्यूबवेल्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम बिलो द ग्राउंड। जेरे जमीन जो पानी है वो हम ट्यूबवेल्स में लाकर उसको यूज कर सकते हैं, और ये नहरी पानी की कमी को पूरा करता है। ठीक है जी। और इस वक्त पाकिस्तान में एवरेजली 12 लाख ट्यूबवेल्स जो हैं, 12 लाख ट्यूबवेल्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, वो काम कर रहे हैं, और देयर नंबर इज इंक्रीजिंग डेली, बढ़ भी रहा है नंबर। और वाटर इज obtained फ्रॉम a depth of hundreds of feet below the ground with the help of electric motors और डीजल इंजन्स। और हम अंडरग्राउंड से पानी किस तरह ऊपर लेकर आते हैं? थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर्स लगा के और डीजल इंजन्स के जरिए। आपके घरों में भी मोटर लगी होती है ना, उससे आप पानी जो है अंडरग्राउंड से खींचते हैं। जब आपके नलकों में पानी नहीं आ रहा होता तो आप कहते हो ना मामा को कि मोटर चला दें, या मामा कहती है मोटर चला दो। तो वो क्या होता है, वो जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड से आपको ऊपर लाने के लिए किसी मोटर की जरूरत होती है। तो इसी तरह ये ट्यूबवेल्स जो हैं इनको जो है वो डीजल इंजनों की मदद से या बिजली की मोटरों की मदद से गहराई से हासिल किया जाता है। और ज्यादातर ट्यूबवेल्स जो हैं दीज आर लोकेटेड इन पंजाब, ये फाउंड हुए हैं पंजाब में। और वाटर, लेकिन जो पानी ट्यूबवेल से हमें हासिल होता है, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर क्रॉप्स। वो पानी की जो हमारी फसलें हैं उनके लिए इतना सूटेबल नहीं होता। द रीजन इज दिस कि हमारी जो वाटर लॉगिंग और सिलिनिटी है इन दीज लैंड्स में, जो हमारी जमीन है उसमें कलर पैदा होता है, सिलिनिटी और वाटर लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा हमारी फसलों के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन जो नहरी पानी है उसकी अगर हमने कमी को पूरा करना है, तो हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमारी जो फार्मिंग है, उसके लिए फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी कैनाल वाटर की शॉर्टेज को इस ट्यूबवेल के पानी से पूरा करें। उसके बाद हम कारेज पढ़ेंगे। कारेज के थ्रू भी हम पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों के लिए। कारेज क्या है? कारेज जो है वो बिलो द सरफेस ऑफ लैंड, जमीन के नीचे स्मॉल कैनाल्स होती हैं, छोटी नहरें बनाई जाती हैं जो कवर्ड होती हैं विद वाटर कोर्सेज, जो कि छोटी नहरें या नालियां बनाते हैं जिनको कारेज कहते हैं। और ये कवर्ड होती हैं, इनको हम कवर करते हैं और इनको कारेज बोलते हैं। और अंडरग्राउंड कैनाल्स जो हैं ये बलूचिस्तान में यूज होती हैं इरिगेशन के लिए। इन्हें हम जमीन दोज नालियां जो है वो कहते हैं, और ये भी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इनका तरीकाकार क्या होता है कि पानी जो है इस कलेक्टेड अंडरग्राउंड कैनाल्स इन द माउंटेन वैलीज, पहाड़ों के जो वैलीज के जो है उनमें, उन इलाकों में जो पहाड़ों के दामनी इलाके हैं, वैलीज हैं, उनमें कुएं खोदकर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर अंडरग्राउंड जो हमारी जो
जमीन, दो नालियां हैं जो हमारी अंडरग्राउंड ये कारेज हैं, उनके जरिए हम पानी को उन इलाकों तक पहुंचाते हैं, लेकर जाते हैं जहां पर हमें फसलों के लिए जरूरत होती है। और इसका रीजन क्या होता है कि हम पानी को एवेपोरेट करने से, जाया होने से, उड़ने से बचा सकें। जो अमले तबखीर होता है, इसकी वजह से पानी जो रास्ते में जाया हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, उससे हम बचा सकते हैं इस तरह पानी को। और ये चंद किलोमीटर से कई किलोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। और कारेज जो हैं वो ज्यादातर उन रीजन्स में बनाई जाती हैं जहां एवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी खुश्क होता है, उड़ जाता है, और पानी की जो क्वांटिटी है वो लेस होती है, कम होती है। और फिर इन जगहों पर कुछ लोग जो हैं वो मिलकर कारेज बना लेते हैं ताकि पानी जो है उसको एवेपोरेट होने से बचाया जा सके और उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। और टू कीप सच अंडरग्राउंड कैनाल्स क्लीन, और इन जेरे जमीन कैनाल्स को साफ करने के लिए ब्लॉक्स जो हैं वो कुछ कुछ वक्फों के ऊपर रख दिए जाते हैं, जमीन के नीचे बहने वाले पानी पर ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं ताकि जब जरूरत हो तो इन ब्लॉक्स को रिमूव किया जा सके। और जहां when necessary for cleaning purposes, जब हमें सफाई की जरूरत हो तो हम इन ब्लॉक्स को हटाकर वहां पर सफाई कर सके। ठीक हो गया। अब है वेल्स। अब हमने देखना है कि वेल्स जो हैं जिन्हें हम कुएं बोलते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो वेल्स आर द मोस्ट एंशियंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ग्राउंड वाटर। बहुत पुराना मेथड है कुओं से पानी हासिल करने का। और पाकिस्तान में वो एरियाज जहाँ कैनाल्स आर नॉट फाउंड, कैनाल्स नहीं है, वेल्स आर डग, वहाँ कुएं बनाए जाते हैं। और पर्शियन व्हील जो होता है, पर्शियन व्हील क्या होता है जिससे हम उर्दू में राहट बोलते हैं, और ये वो वेल्स हैं जिन पे जो ऑक्स होती है, जो गाय होती है, वो बांध दी जाती है एक पंप के अराउंड, और वो गोल गोल घूमती है और पानी जो है वो कुओं से ऊपर आ जाता है। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट किया जाता है पानी थ्रू द टू द फील्ड्स। और वेल्स आर वेरी नॉट वेरी डीप। वेल्स जो है वो कुएं जो है वो बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते। और मॉनसून सीजन में जो वाटर लेवल होता है वो इन वेल्स में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है पानी ज्यादा हो जाता है। और ड्यूरिंग ड्राउट्स, जब हमारी खुश्क साली, जब हमारा पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा होता, फसलों से खुश्क होता है बहुत ज्यादा सीजन, तो उस वक्त हम जो है वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमारे कुओं का गिर जाता है और कुएं खुश्क हो जाते हैं। उसके बाद है चश्मे, स्प्रिंग्स। पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो जब नेचुरली इमर्ज करता है जमीन के ऊपर तो उसे हम स्प्रिंग्स बोलते हैं। और हमारे जो माउंटेन एरियाज हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान में, वहां पर बहुत सारे स्प्रिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं और दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर हियर। और वो यहाँ पर पानी के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है पानी का। और ये स्प्रिंग्स जो हैं ये हमारे जो फुलफिल करते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स, पानी के जो छोटा पोर्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। हमारी डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा कर देते हैं, और हमारे फार्मिंग पर्पसेस जो हैं उनको भी ये स्प्रिंग्स जो है ये पूरा कर देते हैं। These springs fulfill, ठीक हो गया। और sometimes springs are found naturally in desert areas। और कभी कभी आपको ने ओएसिस देखे होंगे डेजर्ट्स के अंदर, एक नेचुरल जो है वो स्प्रिंग ऑफ वाटर जो है वो निकल आता है, इमर्ज कर जाता है, जो कि डेजर्ट्स में होता है, उसको हम ओएसिस बोलते हैं। तो कभी कभी नेचुरली डेजर्ट्स में, सहराओं में भी पानी के स्प्रिंग्स जो हैं वो हमें निकल आते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये हमने टॉपिक कवर कर लिया कि हाउ कैन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जो है वो क्या होते हैं, हमारे पानी फसलों तक पहुंचाने के सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या है।
ठीक है, तो हमने पढ़ लिया हमारे कैनाल्स हैं, रेन है, ट्यूबवेल है, कारेज है और हमारी वेल्स हैं और स्प्रिंग्स हैं। इन तमाम सोर्सेस से हम पाकिस्तान में पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसलों को, और हम इरिगेशनल पर्पसेस के लिए ये तमाम जराए जो है उनको हासिल करते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब हमने पढ़ना है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान। हमारी पाकिस्तान में कौन कौन सी अहम फसलें हैं जो हम हमारे पास हैं। उनमें है दरियाए रावी की नहरें, जो हमारे कैनाल्स ऑफ रिवर रावी, जो रिवर रावी की कैनाल्स हैं उनमें हमारा जो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। रिवर इंडस इन पाकिस्तान एंड इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज रिवर रावी, जनाब, सतलुज एंड झेलम एंड देयर इम्पोर्टेंट कैनाल्स। ठीक है, सबसे पहले कैनाल्स ऑफ रिवर रावी। हमारे रावी की इम्पोर्टेंट कैनाल्स कौन सी हैं? सुलेमान की, बलोकी, सुलेमान की लिंक कैनाल्स। अब ये सिर्फ नाम है, ये मैं पढ़ती जाती हूँ, आप लोग इनको खुद देख लें। बलोकी सुलेमान की लिंक कैनाल नंबर 2.1 एंड लोअर बारी दोआब एंड द इम्पोर्टेंट कैनाल्स ऑफ रिवर रावी। ठीक है जी, रिवर रावी की इम्पोर्टेंट कैनाल्स अपर बारी दोआब, अपर बारी दोआब कैनाल जो है वो इमर्ज करती है मधुपुर बैरेज से और इंडियन कस्टडी में ये इस वक्त है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है जी, उसके बाद है कैनाल्स ऑफ रिवर चिनाब, जो हमारी रिवर चिनाब जो दरिया है उसकी जो कैनाल्स हैं वो अपर चिनाब और लोअर चिनाब कैनाल्स हैं, जो इरिगेट करती हैं रचना दोआब को, हवेली कैनाल सिस्टम को। और ये किधर से इमर्ज होती हैं? ये किधर से निकलती हैं? थ्री म्यून हेडवर्क से, और ये लोकेटेड है उसी दोआब के ऊपर। उसके बाद है कैनाल्स ऑफ रिवर सतलुज, जो रिवर सतलुज से नहरें निकलती हैं वो 4 बिग बैरेजेस जो हैं वो बनाए गए हैं इनके ऊपर। अकॉर्डिंग टू सतलुज वैली प्रोजेक्ट, फिरोजपुर बैरेज इज विद इंडिया, वाइल सुलेमान की, इस्लाम एंड पंजनत जो हैं वो आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। और 7 बिग कैनाल्स जो हैं वो निकलती हैं इनसे और इरिगेट करती हैं हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको, और नीली बार के और बहावलपुर के। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है कैनाल्स ऑफ रिवर झेलुम। हमारे रिवर झेलुम की जो कैनाल्स हैं वो जो है वो किस तरह क्या प्रोवाइड करती हैं हमारी किस एरिया को सर्व करती हैं। अपर झेलम और लोअर झेलम कैनाल्स जो हैं वो दो आपकी अहम नहरें हैं, और इन नहरों की वजह से बहुत सारा एरिया जो है वो हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसको हम ज़ेरे काश्त ला सकते हैं और ज़राई पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, अपनी नेचुरल प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अपर झेलम कैनाल है और लोअर बारी दोआब है, ट्रिपल कैनाल, और अपर जो हमारी लोअर बारी दोआब और ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। और रसूल कादराबाद बलूकी और बलूकी सलमान की लिंक कैनाल जो हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न दरियाओं को आपस में मिलाती हैं, और ये दरिया जो है झेलम का पानी जो है वो इस्तेमाल करते